नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे। आज एक सेबी ने 2024-25 का एफएनओ का डाटा जारी किया है। उसमें कितने परसेंट लोग जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट में रहे हैं, क्या डाटा रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टैरिफ बम फूटा है डोनाल्ड ट्रंप जी का, उनको फिर से टैरिफ याद आ गया और उन्होंने सभी को टैरिफ किसी को 40%, किसी को 25% टैरिफ लगा दिया है। और उससे पहले चर्चा करेंगे आईएक्स की। आईएक्स के बारे में क्या पॉजिटिव खबर है, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े की। कल एफआईआई मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 321 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं जो डीआईआई है, जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक है, उन्होंने 1850 करोड़ रुपए की खरीदारी की। क्या ये मजबूरी वाली खरीदारी है या मजबूती वाली खरीदारी है, वो उसका भी आगे चर्चा करेंगे। सोने पर नजर डाल रहे, 97,700 रुपये में सोना बना हुआ है। डॉलर के मजबूत होने के साथ ही सोने में भी थोड़ी सी रनमांड देखने के लिए मिली है। चांदी 1,08,000 रुपये में बनी हुई है। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, भारत का मिक्स है, वो 12.67 पे बना हुआ है और रुपया थोड़ा सा कमज़ोर खुला है, 85.75 रुपये पर खुला है। बात करें डॉलर की, तो डॉलर जो है 3 साल के निचले स्तर पर 97 रुपये पर अपने आप को स्टेबल करके रखा है और क्रूड ऑयल में थोड़ी सी उछाल देखने के लिए मिला है। $70 प्रति बैरल पे आ गया था, अभी 69 पे चल रहा है। फिर से चर्चा कर लेते हैं अमेरिका के बाज़ारों की। अमेरिका के जो बाज़ार हैं वो डाउ जोन 400 पॉइंट, नैस्डैक 180 पॉइंट, S&P 500 सभी के सभी बाज़ार जो क्रॉस द होल मतलब गिर के बंद हुआ। कारण देखो, 2 दिन फ्राइडे को अमेरिका के बाज़ारों में छुट्टी थी, उसके बाद वो मंडे को खुले और मंडे को खुलने के बाद में भी उन्होंने गिरावट ही देखने के लिए मिली। गिरावट सबसे बड़ा वजह क्या है? वजह है डोनाल्ड ट्रंप का लगाए जाने वाला टैरिफ और उन सभी देशों पे टैरिफ की घोषणा कर दी। लगभग 40 देश हैं जिन देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ की घोषणा करी है। उसके चलते वो सबसे ज़्यादा जो गिरे अमेरिकी बाजार टैरिफ के कारण गिरे हैं। और 14 दिनों में 42% से लेकर के 25% तक उन्होंने 40 देशों को दे टैरिफ थोप दिया। अब भारत के एक विषय पर आगे चर्चा कर लेते हैं। भारत के टेक्सटाइल शेयर दौड़े क्यों? भारत के तुम्हारा सियाराम सिल्क, वर्धमान टेक्सटाइल या ट्रेंड या जितने भी टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, वे शेयर क्यों दौड़े? वे साथियों इसलिए दौड़े क्योंकि अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ में जापान, कोरिया वगैरह भी हैं, बट हमें बात करनी है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश जितना अमेरिका टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है ना, उसका 10% बांग्लादेश देता है। और बांग्लादेश की वो जो ट्रेड है ना, वो लगभग बनती है 3,000 करोड़ रुपए की और उसके ऊपर लगा दिया गया है 35% का टैरिफ। केवल अभी ये मान लो कि अपने जो सामने वाले हैं उसे कम पीटा है। अभी हमारे ऊपर हमें इस चीज़ टैरिफ से बाहर रखा गया है। हम हो सकता है भारत के साथ में कोई डील हो जाए, इसलिए उनके ऊपर 35% का टैरिफ लगाया। तो ऐसी अंदेशा जताई जा रही है कंपनी की, अगर ये टैरिफ भारत की ओर डाइवर्ट हो जाता है तो भारत को इसके लिए पॉजिटिव संकेत देखने के लिए मिलेगा। इन कंपनियों को 3,000 करोड़ के अधिक ऑर्डर मिलेंगे। अगर बात करें भारत की, तो साथियों भारत का जो अमेरिका में टेक्सटाइल का व्यापार है वो लगभग 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ के बीच का है। हम 10 से 12,000 करोड़ का जो टेक्सटाइल कपड़ा वो हम अमेरिका में भेजते हैं। तो हो सकता है इसमें 3,000 करोड़ एडिशनल ऐड हो जाए, जिस तरह से बांग्लादेश पर टैरिफ लगाए। तो इसीलिए जो हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है, सियाराम सिल्क है, वर्धमान है, या तुम्हारा विल्सपन है, या जितनी भी ट्राइडेंट है, जितनी स्टॉक है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, वो इसीलिए भागे क्योंकि उन्हें जिस बात की खुशी है वो ये है कि हमें नहीं मारा, हमारे पड़ोसी को मारा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया बांग्लादेश पर लगाया, अभी भारत पर नहीं लगाया। इसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं ये स्टॉक और इसीलिए दौड़ दौड़ कर रॉकेट की तरह भागे जा रहे हैं और कुछ भी कारण नहीं है, टैरिफ का ही कारण है। टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के याद आ गया, पहले वो फ्री हो गए थे। उससे पहले ईरान और इजराइल के युद्ध में उलझे थे। उससे पहले उनकी ईरान और अमेरिका की डील चल रही थी, वो डील लगभग पहुंच नहीं पा रही थी किसी भी मुद्दे तक। उससे पहले वो किसी ना किसी और उलझन में थे। बिग ब्यूटीफुल बिल जो उनका अमेरिका में, उनका डोमेस्टिक अपना एक खुद का रीज़न था, उस कारण नहीं हो पा रहा था। अब वो उस चीज़ से फ्री हो गए और फ्री हो गए मतलब अब वो टैरिफ पे ही ध्यान देंगे। बोले यार आन दे यार, आप टैरिफ को देख लूँगा क्या है। एलोन मस्क ने और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की रस्साकसी और तनातनी के चलते एलोन मस्क ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसका नाम उन्होंने तुम्हारा अमेरिका पार्टी रखी है। उसके अमेरिका की पार्टी बनाते ही जो उनके टैक्स लागे शेयर है वो धड़ाधड़ शेयर गिरने लगे। मतलब उसके ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट देखने के लिए मिला। अब थोड़ा सा आगे जापान और कोरिया ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगाया है उसको
WTO में चुनौती देने की सूचना दे दी है कि हम इसको WTO में चुनौती देंगे, लेकिन कितना मान पाते हैं कितना नहीं मान पाते हैं। क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बच जाएगा? ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई है भारत के लिए कि हम आपको जो 26% का टैक्स है उससे रिजीम कर देंगे, बस आप एक काम करो, अपने कृषि प्रोडक्ट छोड़ दो और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके लिए अमेरिका का बाज़ार खोल दो। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि भारत ऐसा करना मतलब अपने आप को पॉलिटिकल सुसाइड करने जैसा होगा, क्योंकि भारत में 50 से 60% जो है वो ग्रामीण आबादी है, और ग्रामीण आबादियों में भी जो किसान हैं उनकी मुख्य जो जीविका है ना, वो 2-4 पशु पाल लेते हैं, उनका दूध बेचते हैं, उसी से आती है। मतलब एक तो डेयरी और दूसरा उनका जो कृषि, वो 2 ही है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव चल रहा है गेहूँ का, ज्वार का, बाजरे का, वो 10, 12, 15 रुपये केजी है। हमारे यहाँ 22, 25, 26 रुपये केजी है। अगर आधे रेट में अमेरिका का गेहूँ यहाँ आएगा, बाजरा यहाँ आएगा, तो यहाँ के तो लोग बाग वैसी किसान वैसी ज़मीन पर आ जाएंगे पहले ही, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा ज़मीन बोते लोग बाग, अधिक, मतलब एक किसी के पास में 500 एकड़ है, 1000 एकड़ है, और मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, तो सब चीज़ उनके पास में, उपज ज़्यादा है, कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ हैं, तो इसलिए भारत के साथ में उसकी हो सकता है सहमति ना बने। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाज़ार को ऊपर या नीचे चढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे बाज़ार अभी संकोच में है कि यार ऊपर जाए क्या नीचे जाए। देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल दें कि यार मुझे नहीं लगता भारत के साथ में डील हो पाएगी, तो बाज़ार जो जिस समय जहाँ भी है वहीं से क्रॉस द वॉल बिकवाली देखने के लिए मिलेगी। एकदम बाज़ार धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा। कारण कि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल इतना बोल दिया कि मुझे नहीं लग रहा भारत के साथ डील हो जाएगी। ऐसा जापान में हुआ है, अभी प्रैक्टिकल आपने 3 दिन पहले जापान में देखा। जापान में क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब उनकी डील हो रही थी तो उन्होंने ये बोल दिया कि मुझे लग नहीं रहा कि जापान के साथ डील हो जाएगी, बस इतना ही कहा था। और जापान के जो निकेई है ना, जो उनका नेट, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, उनके यहाँ का निकेई है, वो मतलब 400 पॉइंट नीचे तत्काल गैप डाउन। क्यों घबराहट? क्योंकि वहाँ के ऑटो इंडस्ट्री ज़्यादातर अमेरिका को बेचते हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो अमेरिका को बेचते हैं, वहाँ पे इतने गेहूँ वगैरह थोड़ी हैं। और उनके यहाँ भी चावल को लेकर मुद्दा अटका हुआ है, बट वो एक अलग विषय है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक खबर बाज़ार को ऊपर या नीचे कर सकती है। अभी केवल इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बम फोड़ा है, इस टैरिफ बम से भारत को बाहर रखा है, इसलिए भारत के लिए पॉजिटिव है। हमारी टेक्सटाइल कंपनियों के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो बांग्लादेश पर टैरिफ लगा है वो लगा है 35%, बट अभी हमारे पे नहीं लगा, हो सकता है हमारे पे 40% लगा दे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने यहाँ तक कि इतना भी बोल दिया कि जो ब्रिक्स करेंट्स, मतलब ब्रिक्स के देश है ना, तुम्हारा ब्राज़ील है, रूस है, चाइना है, या तुम्हारा ये साउथ अफ्रीका है, अभी तो टोटल 11 देश हो गए हैं। उन लोगों ने ब्रिक्स देश जो है ना, इन्होंने अगर अमेरिका के विपक्ष में कोई कानून भी लाया या कुछ ऐसा कदम उठाने की सोचेंगी तो 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा। और अगर गलती से किसी ने समर्थन तक कर दिया ना कि हम अमेरिका के स्वामित्व को टक्कर देने के लिए तैयार हैं, तो भाई साहब मैं 10% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, और वो सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को दुनिया का दरोगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर ना अधिकार क्षेत्र उसी के हाथ में है। मतलब विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या तुम्हारा जितने भी बड़े बड़े मुख्यालय हैं, वो सबका जो लीडर है ना वो अमेरिका है। और अमेरिका बोल देगा इसे एक काम करो, स्विफ्ट से बाहर कर दो, इस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दो। भाई सेकेंडरी सैंक्शन जनरली होता क्या है? अगर आप ये सोचो कि यार ये सेकेंडरी सैंक्शन की बात करते हैं, क्या है सेकेंडरी सैंक्शन? भाई जो देश तुमसे व्यापार करेगा ना, वो सैंक्शन उस पर लागू होगा। जनरली लोग बाग सेकेंडरी सैंक्शन से डरते क्यों हैं? अगर अमेरिका ने सपोज करो रूस के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया, तो रूस पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमने रूस से तेल खरीदा, 1 लाख करोड़ का तेल खरीदा, तो उसका हम पे इफेक्ट पड़ेगा, हमें टैरिफ देना पड़ेगा उसका। जाहिर सी बात है, अगर हम 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो 20 रुपये का टैरिफ हो गया। 50%, 100% तक टैरिफ लग जाते हैं। तो इसीलिए सेकेंडरी सैंक्शन लगते ही साथ ही लोग बाग किनारा करने लगते हैं। जैसे ईरान के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया था, आज भी ईरान से ज़्यादातर जो देश हैं वो व्यापार नहीं करते। सेकेंडरी सैंक्शन बहुत मुख्य काम है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका को दुनिया का दरोगा कहा जाता है कि वो कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। अब वो ब्यूटीफुल बिल से भी पास हो गए, उनका वो भी पास हो गया। दूसरा, हालांकि वहाँ पे
रिपब्लिक के अंदर भी टूट चल रही है। रिपब्लिक में भी कुछ 40% लोग हैं वो इलोन मस्क का सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका अभी तत्काल प्रभाव नहीं मिलेगा, जब इनका चुनाव आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको चुनाव में मिलेगा। लेकिन अभी उस चीज़ से फ्री हो गए वो अपनी जनता को, उन्होंने बता दिया कि मैं बिग ब्यूटीफुल बिल पास कर दिया हूँ, ये कर दिया हूँ, वो कर दिया हूँ, चीर दिया हूँ, फाड़ दिया हूँ। अब ईरान को ठोक पीट का बराबर कर दिया उन्होंने, इजराइल को समझा दिया, पर इजराइल तो भी नहीं मान रहा। इजराइल ने फिर हूती समुदाय पर हमला कर दिया कि मैं स्वेज नहर को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है उसके तो हार्ड कूल बाय मारते हैं, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए कि अमेरिका ऐसा खेलने के लिए दे देता है, खेल ले भाई। और दूसरी तरफ जो तुम्हारा रूस और यूक्रेन के जितने भी समझौते हुए अब तक, वे सभी के सभी विफल रहे। तो अब जो दुनिया है वो दुनिया ना रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ना, उसकी समाप्त होने की जो आशंकाएं हैं ना, वे लगभग ख़त्म कर दी है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जो देश है उन्हें ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन अब ज़मीनी युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक वो क्या था कि डोनाल्ड मतलब तुम्हारा मिसाइलों से हमले कर रहे थे, ड्रोन से हमले कर रहे थे अपने स्तर पे, जो जिस पर जितना भारी पड़ रहा था उस तरह से। अभी सेना के जो ज़मीनी युद्ध हो रहे थे ना, वे नहीं हो रहे। लेकिन इसलिए ऐसा उम्मीदें जताई जा रही हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बाद या EU की सपोर्ट के बाद या यूरोपियन जो देश है उनकी सपोर्ट के बाद रूस और यूक्रेन के बाद जो ज़मीनी हमले हैं वे चालू हो जाएंगे और ये युद्ध बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों कम होता नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि रूस मानने वाला है नहीं। क्योंकि रूस का एक दो बयान है पुतिन का, वो बयानों ने पूरे के पूरे यूरोपियन देशों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो पूरे के पूरा जो यूक्रेन है ना, या जो और देश है, मैं पूरा सोवियत संघ बनाना चाहता हूँ। जैसे हम कभी कभी बात करते हैं ना कि हम अखंड राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो अखंड भारत में म्यांमार भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा। तो वो संभव नहीं है, हम भी जानते हैं। बट हम ऐसे ही रूस जो है वो बनाना चाहता है पहले जैसा सोवियत संघ। 1990 से पहले जो सोवियत संघ हुआ करता था, वो रूस चाहता है कि मतलब उस तरह का सोवियत संघ बनाना चाहता हूँ। और इस तरह का सोवियत संघ बनाने के लिए उसे जो भी काम करना पड़ेगा, लट मार कर, ठोक कर, पीट कर, वो करेगा। भाई बात यूक्रेन तक सीमित नहीं है। अगर बात यूक्रेन तक सीमित है तो दिक्कत नहीं है, उसमें लाथोनिया, तुम्हारा पोलैंड, हंगरी, ये सब जो थे ये भी तो उसी के हिस्से थे रूस के, ये भी तो टूटे हैं। और जो बेलारूस है, बेलारूस को आप रूस ही मानो, क्योंकि तो रूस ने अधिकतर जो अपने परमाणु बम है ना, वो बेलारूस में रख रखे। ऐसी लोग बाग अंदाज से जताते हैं, इस बात की पुष्टि तो नहीं होती, पर ऐसा लोग बाग अंदाज से जताते हैं कि आज अगर बेलारूस में जाकर रूस बोल दे कि तू अपना विलय कर ले, तो बेलारूस वाला हस्ताक्षर कर देगा, हाँ ठीक है आज सब रूस है, बेलारूस है ही नहीं। तो बेलारूस को तो मत मानो आप। मुद्दा कहाँ भटका है? क्योंकि ये जो पोलैंड है, हंगरी है, ये जो देश है ना, लाथोनिया, ये सारे के सारे हैं नाटो कंट्री। और नाटो कंट्री होने के चलते इन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अगर यूक्रेन निपटा दिया तो यूक्रेन के बाद हमारा नंबर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आए थे, आते समय बोले थे कि मैं आने के बाद नेक्स्ट 12 दिन में, नेक्स्ट 24 घंटे में, नेक्स्ट 24 घंटे में इनका जो बेस्ट टॉपिक रहा है 14 दिन वाला, 14 दिन, नेक्स्ट 14 दिन में सब निपटा दूंगा। ना तो इनकी बात मानी रूस ने, ना इनकी बात मानी तुम्हारा इजराइल के नेतन्याहू हैं। इजराइल के नेतन्याहू समझाते रह गए, मारना नहीं, उन्होंने कलेश खड़ा कर दिया और इन्हें मजबूरन साथ आना पड़ा उसको। रूस मान नहीं रहा, रूस तब भी लड़ रहा। यूक्रेन को अपने यहाँ ला कर जलील भी कर दिया, यूक्रेन जलील हो गया, बेइज्जत हो गया। उसके बाद में भी उसके अपने आधे रेयर अर्थ मटेरियल्स अमेरिका को दे दिए, लेकिन आज भी युद्ध कहीं नहीं, किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा। मतलब अमेरिका लीडर होने के बावजूद भी उसकी कोई सुन नहीं रहा। ये चीज़ अमेरिका को अखर रही है। IEX के बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। क्या वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो छोटी बनाना चाहता हूँ। देखो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में एक खबर आई है। खबर वो बेहद पॉजिटिव है। खबर क्या है कि जो ऊर्जा मंत्रालय है ना, ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इनके ऊपर कपलिंग जारी कर दी गई थी। उनकी डेट दी गई थी कि भाई अब चूँकि इसका क्या काम है, इसका काम है मतलब अडानी पावर से, टाटा पावर से इनसे पावर लेना और उसको दूसरी जगह देना। मतलब ये एक तरह से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे NSE, BSE, ICEX, MCX है ना, इसी तरह से IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो इस पर कपलिंग में होती हुई देरी, इसके लिए पॉजिटिव खबर। उन्होंने क्या कहा है,
उन्होंने ये कहा है कि अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, मतलब अभी इस पे हमें स्टडी की और ज़रूरत है। अभी जल्दबाजी होगी अगर हमने इसमें बोल दिया कि हम इसमें अभी कपलिंग लगाने के फ़ायदे या नुकसान बता दें, कि अगर हमने अभी कपलिंग जारी कर दी तो उस कपलिंग से क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, ये अभी हमें जल्दबाजी होगी। हमें इसके ऊपर स्टडी की ज़रूरत है। स्टडी करने के लिए किसने बोला? ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, जो इसको काम को देखते हैं। अब ये खबर इसके लिए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि शेयर गिरा क्यों था? शेयर इसलिए गिरा था कि बहुत जल्दी ऐसी न्यूज़ आई थी, बाहर आ गई थी कि मार्केट में कपलिंग जारी होने वाली है। कपलिंग मतलब रेट डिसाइड हो जाएगा एक, कि भाई यहाँ से लो चाहे वहाँ से लो सेम रेट है। अभी ये रेट अपने से डिसाइड करते हैं, तो इसीलिए इसकी लिए पॉजिटिव खबर थी, इसीलिए बाज़ार में धूम धड़ाका मचा के रखी थी। आगे चलते हैं। जो आज निफ्टी है, निफ्टी बैंक और निफ्टी इंफ्रा, इनमें आज तेज़ी देखने के लिए मिली। और जो तुम्हारा मेटल है और आईटी है, इनमें दबाव देखने के लिए मिला। दबाव का कारण जो सबसे बड़ा है वो अमेरिका है, और इनमें जो तेज़ी है उसके पीछे का जो कारण है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 2021 के बाद पहली बार अपने जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो पेश किए हैं। उसने जो उनका आउटलुक पेश किया, उन्होंने बोला कि हमारा जो इस बार कासा रेशियो है, करंट अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट, वो पॉजिटिव में आया। और क्योंकि बैंक निफ्टी में तुम्हारा कोटक बैंक है, और कोटक बैंक में आई इतनी पॉजिटिव खबर, पूरी बैंक निफ्टी का मूवमेंट ही हरा कर दिया। इंफ्रा से रिलेटेड अब जो स्टॉक है उनमें अच्छी पॉजिटिवनेस दिख रही है। आईटी और मेटल है उनमें दबाव दिख रहा है। आज एक चर्चा कर लेते हैं। सेबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है 2024 और 25 की। उसमें जो रिटेल ट्रेडर हैं उनकी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं सोचा क्यों ना सबको बता दी जाए। इस बार वर्ष 2024-25 में सेबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें जो इन्वेस्टर हैं, जो इन रिटेल ट्रेडर हैं, उनकी संख्या घट गई है। 63 लाख से घटकर 43 लाख रह गई है। बहुत बढ़िया। एफएनओ के ट्रेडर। बट एक डराने वाली और चौंकाने वाली भी खबर है। जब वर्ष 2023 से 2024 के बीच में जो रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने लॉस किया था 74,200 करोड़ रुपए का, इस बार उन्होंने लॉस किया है 1,05,000 करोड़ रुपए का। साथियों एक बार और सुन लो, इस बार एफएनओ में रिटेल ट्रेडरों ने लॉस किया है 1,05,000 करोड़ का। भारत में जो प्रति महीने एसआईपी के आंकड़े आते हैं वो आते हैं 25,000 करोड़ रुपए के आसपास में पूरे देश के, और 4 महीने की एसआईपी के जितना पैसा तो अकेले जो एफएनओ ट्रेडर है उन्होंने नुकसान कर दिया। और वो किसने किया है? हमारे जैसे आपके जैसे भाइयों ने, क्योंकि उन्हें पता नहीं जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहे हैं ना सामने, उनके सामने एल्गोरिदम है। उनके यहाँ भावना नहीं चलती, उनके यहाँ इमोशनल नहीं चलते, उनके यहाँ भाव चलता है, भावना नहीं चलती। उन्हें भाव देखा एग्जिट मारा, भाव देखा एंटर मारा, आप चलते भावना। आपने बोला यार ये ऊपर जाएगा खरीद लो, नीचे आएगा खरीद लो ना। एफएनओ करना नहीं, ये पहला नियम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो एफएनओ करना नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना नहीं। 1,05,000 करोड़ रुपए का जो रिटेल ट्रेडर है उन्होंने नुकसान कर दिया है। वर्ष 2023-24 में ये नुकसान जो था वो 74,000 करोड़ का था। जो नंबर ऑफ ट्रेडर है वो तो घटे हैं 20% से, बट जो नुकसान है वो बढ़ा है। और एफएनओ वाई जितना भी नुकसान है एफएनओ में, मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा आप स्टॉक में काम करो, आप एसआईपी करो। क्यों? क्योंकि आपका वो 1,00,000 करोड़ रुपये घट के साला 80,000 करोड़ रह जाता, बस जीरो तो नहीं होता। इसमें आपने एक्सपायरी में खेल गए, बोले तू मेरे से बड़ा मैं तेरे से बड़ा, कर लिए जीरो, कर ली लंका लगवा ली। 1,05,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्या कम मान रहे हो आप? 25,000 करोड़ के एसआईपी आती है पर महीने, आपने 4 महीने की एसआईपी हमारे तुम्हारे जैसे निवेशकों ने उड़ा दी। मतलब जो एफएनओ में आते हैं वो केवल वही व्यक्ति होते हैं जो केवल पान के ठप्पे खड़े थे, उन्होंने बोला शेयर मार्केट से करोड़पति बनना है, और उनने बोल दिया हाँ बन जाएंगे। और कितना घटाया? 1,05,000 करोड़ का नुकसान किया। वर्ष 2023-24 में उन्होंने 74,000 करोड़ का नुकसान किया था। क्योंकि वो जिसके साथ में एफएनओ में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स, जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो एल्गोरिदम से काम कर रहे हैं। उनके पास तकनीक तुमसे ज़्यादा है, उनके पास सिस्टम तुमसे ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज तुमसे ज़्यादा है, उनके पास सेक्टर की स्किल तुमसे ज़्यादा है, और तुम्हारे पास में है इमोशन मार्केट में काम नहीं करता। तुम्हारे पास में केवल है भावना मार्केट में काम नहीं करती, भाव मार्केट में काम करता है। उनके पास में एक से एक चीज़ें। और इस बार रिटेल ट्रेडर ने फिर से एक नया कारनामा करके दिखाया कि भाई साहब तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में कितने का नुकसान कर दिया? 1,05,000 करोड़ का। किसने किया? जो नए नए ट्रेडर हैं। भाई एफएनओ मत करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो उस पैसे को भंडारा करवा दो, किसी गरीब आदमी में बांट दो, पर एफएनओ ना करो। क्योंकि
5% लोग प्रॉफिट करते हैं, बट वो 5% डाटा नहीं होता। सेबी की माने तो सेबी ने बोला कि पिछली बार 94% लोग एफएनओ कर रहे थे, इस बार 92% कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट तो घटे हैं, मतलब अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडरों की बात करोगे तो 63 लाख से घट के 41 लाख रह गए, लेकिन लॉस नहीं कर रहा कोई भी, मतलब प्रॉफिट नहीं कर रहा कोई भी ट्रेडर, सब के सब लॉस में है। 1,05,000 करोड़ का लॉस किया है सारा का। आपसे उम्मीद है अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखो, जो पैसा है उन पे खर्च करो, वो तुम्हारे लिए है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शेयर मार्केट में 0 पैसे मत करो। अगर करना है तो SIP करो और किसी स्टॉक में काम करो, पर एफएनओ मत करो। अगर आप एफएनओ करोगे आपको खुद नहीं पता, आप खुद लूट बैठोगे, क्योंकि आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। जब एक समय ज़रूरत होगी तो वो आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होगा, बाकी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और जो ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है जो 2019 के बाद में पैदा हुए हैं, जो एफएनओ में इतना पैसा बनाया, इतना बनाया, उतना बनाया, भाई उनकी बहुत लोगों की लंका लगी है। 2023-24 में 74,000 करोड़ का लॉस कर दिया, इस बार 1,05,000 करोड़ का लॉस कर दिया। शुद्ध लॉस करा है एफएनओ में, फ्यूचर और ऑप्शन में। अगर शेयर में काम करते तो 1,05,000 के घट के 80,000 करोड़ रह जाते, 70,000 करोड़ रह जाते, कम से कम 0 तो ना होते। पर एफएनओ में तो हर मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। अभी बीच में तो हर हफ्ते में 3-3 एक्सपायरी आ गई थी। सेबी तो बहुत दिन पहले समझ गया था कि भाई सब बंद करो, कम करो, लोट साइज बढ़ा दिया, पर हम मानने वाले कहाँ हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का प्रति व्यक्ति ये सोचता है कि इस दुनिया के अंदर 1.5 अकल है, एक तो अकेले में उसमें खुद है और आदि में पूरी दुनिया समाई है। उसकी जो मेन समस्या है वो ये है कि अपने में उसमें है नहीं, दूसरे से वो ले लेनी। बस उसे ये लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, उसे लगता है कि ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, मतलब मैंने कॉल खरीद ली, उसे लगता है नीचे जाएगा पुट खरीद ली। भाई तुम जिससे लड़ रहे हो ना, तुमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं वे, उनके पास 1-1 लाख करोड़ रुपये लेकर बैठे हैं। तुम कहाँ हैं, कहीं नहीं लग रहे हो। तुमने 1 लाख रुपये ले आए हो, तुम सोच रहे कि तुम बहुत बड़े करोड़पति बन गए। 1-1 लाख करोड़ रुपये की लेकर ट्रेडिंग करते हैं। 90% लोग तबाह हो गए इसमें। सेबी बोलती है, जो हम भारत की सिक्योरिटी एक्सचेंज है, वो बोलती है कि भाई 95% लोग एफएनओ में लॉस करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी लोग बाग मानते नहीं। बहुत चौंकाने वाली बात है, ये बहुत दुखद खबर है मतलब लोगों के लिए। अब माने नहीं माने वो अलग बात है, पर अभी आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों का जो है टैरिफ ठोक दिया है। अपनी जो डेडलाइन है उस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन बढ़ा के 9 जुलाई से और 1 अगस्त कर दी है, बट उसके साथ में उंगली और कर दी है कि ये भी फिक्स नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कर दूँगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक उंगली कर दी। कल किस ऊपर सबकी नज़र है कि कल है 9 जुलाई, कल क्या घटना घटेगी, कल क्या एक्शन लिया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप किन देशों पर क्या क्या एक्शन लेंगे। और लगभग 14 से ज़्यादा देश है ना, उनके ऊपर जो है 42 से लेकर 25% का जो टैरिफ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दिया है। भारत के जो टेक्सटाइल शेयर हैं वो भागे इस वजह से हैं क्योंकि हमारे जो म्यांमार है और इंडोनेशिया है और बांग्लादेश है, इन पर टैरिफ की घोषणा हो गई है, भारत को उससे बाहर कर दिया गया है। और ये अमेरिका को ज़्यादा टेक्सटाइल बेचते हैं, तो इन लोग टेक्सटाइल शेयरों को लग रहा है कि हो सकता है वो व्यापार भारत की ओर डाइवर्ट हो जाए, इसलिए इन्हें इस बात की खुशी है। सोना 97,000 पे है, सोने में इसलिए थोड़ी सी उछाल देखने के लिए मिला क्योंकि डॉलर में हल्की सी 19-20 की फ़र्क आई। रुपया हमारा कमज़ोर हो गया, रुपया 85 रुपये 75 पैसे पे आ गया और चांदी में 1,09,000 पे आ गया। मतलब कुल मिलाकर वो लोग अगर वीडियो के कंक्लूजन पर पहुँचे तो बाज़ार अभी सेंसिटिव जोन में है, मतलब इधर भी है इधर भी किधर भी। वो गाना शायद आप सुनते होंगे, इधर चला मैं इधर चला मैं किधर चला। अभी बाज़ार में जो खरीदी है वो मजबूरी वाली खरीदी है, मजबूती वाली खरीदी नहीं है। FII लगातार बेच रहे थे, इस बार उन्होंने कुछ खरीदा है, हो सकता है उसे इंटरनली इन्फॉर्मेशन हो कि टेक्सटाइल स्टोर पर टैरिफ नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने कल टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ स्टॉक उठा लिए हो, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर मूवमेंट आना है नॉर्मल सी बात है। बट मैं आपको अपनी तरफ से अगर कोई वित्तीय सलाह देना चाहूँ तो मैं तो ये दे सकता हूँ कि आप FNO ना करें, इंट्राडे ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको करना ही है कुछ तो भैया वो पैसे को निकालो और भंडारा कर दो, किसी बच्चों को बांट दो, गरीबों को बांट दो, गैया को खिला दो। तुम्हें जो करना सो कर लो, FNO ना करो, क्योंकि जो सेबी का डाटा है उसी में 99% लोग लॉस खाते हैं। अभी जो डाटा है उसमें भी लगभग 1,05,000 करोड़ की लंका लगा दी है। हाँ, अगर आपको शेयर खान के साथ में डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं करूँगा। जो भी आपको फाइनेंस से लेकर डिसीजन लेना हो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।